कल के लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं। अगर नहीं है तो हम आगे चलें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास? ठीक है जी। हम चलते हैं आगे। हम कल मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे थे। अगर मेडिकल फैसिलिटी भी आपको गिवन है और मेडिकल अलाउंस भी गिवन है, आपको फैसिलिटेट भी कर दिया गया है, आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है और आपको मेडिकल अलाउंस दोनों दिए गए हैं, तब क्या ट्रीटमेंट होगा? तो रिमेंबर, मेडिकल फैसिलिटी जो है वो तो एग्जाम्प्ट होगी। अगर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो मेडिकल फैसिलिटी जो है वो एग्जाम्प्ट है। कुछ कंडीशंस वगैरह जो है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस कौन सी होंगी? जैसे शनाख्ती कार्ड, अटेस्टेशन, एनटीएन नंबर ऑफ डॉक्टर। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी। मतलब क्या होगा कि जिस डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हैं या जहाँ से आपने इलाज करवाया है, एक सेकंड दीजिएगा। तो अगर आपने किसी डॉक्टर से इलाज करवाया है और आप उसको एज अ फैसिलिटी क्लेम करना चाह रहे हैं, या आपने इलाज करवा लिया और आप चाहते हैं कि आपको पैसे वापस मिल जाए, तो उसके लिए शर्त यह है कि उस डॉक्टर का एनटीएन नंबर होना चाहिए, मतलब वो डॉक्टर फाइलर होना चाहिए। आपकी जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए, वो स्टैम्प्ड होनी चाहिए। और जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको ये रीइम्बर्स करना है, उसका भी एनटीएन नंबर वगैरह होना चाहिए। अगर ये तमाम कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, अगर ये तमाम कंडीशन जस्टिफाइड हो जाएं, तो फिर क्या होता है? फिर हम कह देते हैं कि भाईजान, ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ये एग्जाम्प्ट है। अब एक एम्प्लॉय है, एक बंदा, उसको आप हर महीने मेडिकल अलाउंस भी दे रहे हो, आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि तुम बीमार हो गए हम तुम्हारा इलाज भी करवा देंगे। अब वो किसी साल बीमार पड़ गया, आपने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट उसका इलाज करवा दिया, तो इस केस में फैसिलिटी उसकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। जो मेडिकल अलाउंस है वो क्या हो जाएगा? टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। जितना भी उसको अलाउंस मिल रहा होगा, जितनी भी अमाउंट उसको मिल रही होगी अलाउंस की, वो सारे की सारी क्या हो जाएगी? सैलरी में ऐड हो जाएगी। बट द कंडीशन इज दैट मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए।
और अगर मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, फिर क्या होगा? फिर मेडिकल फैसिलिटी जो है वो टोटल टैक्सेबल हो जाएगी, और जो अपना ये मेडिकल अलाउंस है ये नॉर्मल रूल के मुताबिक क्या होगा, ट्रीट हो जाएगा। मतलब मेडिकल फैसिलिटी दी गई एंड दैट फैसिलिटी वाज नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो इस केस में जितनी फैसिलिटी है वो सारे के सारे टैक्सेबल है, वो सारे के सारे अमाउंट, वो बेनिफिट आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। और इसके साथ आपको मेडिकल अलाउंस भी दिया जा रहा था, तो मेडिकल अलाउंस का ट्रीटमेंट क्या होगा? जो आपको अलाउंस की अमाउंट मिली है वो उसमें से लेस कर देंगे आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वही जो नॉर्मल रूल था। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। ये उस वक्त हो रहा है द मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होती तो फिर हमारा रूल ये होना था, नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारा रूल जो है वो ये हो जाएगा। जी जनाब, ये क्लियर है? आपने कल का लेक्चर लिया है? और कल के लेक्चर में कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया होता क्या होता है? मेरे ख्याल से आपने कल का लेक्चर नहीं लिया। कल के लेक्चर में आप किसी से कंफर्म कर लें कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस नहीं किया हुआ। ये मेरे सामने लेक्चर है, और इस लेक्चर में इस स्लाइड के ऊपर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। यानी कौन सा लेक्चर ले लिया आपने फिर? मुझे नहीं समझ आ रही कि कल के लेक्चर में अंडर द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही तफसीलन देखा है, हमने तफसीलन डिस्कस किया है, जब पॉसिबल ही नहीं कि ये ना हो अंडर उस लेक्चर में। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सिंपल जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत चीजें मिल रही हैं वो होती हैं। आप हैरानगी है मुझे, कल डिस्कस की है, लेक्चर भी मौजूद है, लेक्चर भी देखा होगा आप, कहते हैं उसमें अंडर द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सरप्राइजिंगली। तो ये हमारी सारी मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस की बात थी। इसमें कोई सवाल है तो बताएं, वरना आगे चलते हैं। आखिरी है हमारे पास कि अगर आपको एसेट ट्रांसफर कर दिए जाएं या आपको एसेट दे दिए जाए। एसेट ट्रांसफर का तो ये केस है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर आपको कोई भी एसेट दे दिया जाए इस्तेमाल करने के लिए, तो उसका तरीकेकार क्या होगा कि जो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसमें से जितनी कॉस्ट आपने पे की होगी वो लेस करवाएंगे, बाकी बेनिफिट जो है वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको एसेट दिया था, आप आपके ऑफिस में एक एसी लगा हुआ है, आप जाके कहते हैं अपने एम्प्लॉयर को यार एसी मुझे बेच। एम्प्लॉयर कहता है ठीक है, वो मार्केट में जाता है, एसी की वैल्यू लिखवाता है, वो है 1 लाख रुपया। ये एसी की फेयर मार्केट वैल्यू है, ये एसी की फेयर मार्केट वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू का आप सबको पता है ना, कि वो कीमत जो उसको मार्केट में मिल रही है। 1 लाख रुपया फेयर मार्केट वैल्यू है। आप कहते हैं जी कितने पैसे, आप वो कहते हैं जी 30,000 दो और ये एसी ले जाओ। तो आपने 30,000 दिया, एसी ले गए, कितने का बेनिफिट हुआ है? 70,000 का बेनिफिट हुआ है। ये 70,000 जो है वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यार मैं आज बहुत ज़्यादा डाउन हूँ, लेकिन मैं क्लास कैंसिल नहीं करवाई। तो थोड़ा मेरे साथ कॉपरेट करें, मुझे रिस्पॉन्ड करते जाएं। आई एम नॉट वेल, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ आज कॉपरेट करें, मैं अगर पूछ रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्ड करते जाएं, मेरे से नहीं बोला जा रहा। सिंपल सी बात है, आपने 1 लाख रुपए वाला एसेट जो है 30,000 का ले लिया है, आपको एम्प्लॉयर ने एक एसेट दे दी है, 70,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। आपके ऑफिस में गाड़ी खड़ी हुई है, अब अपने एम्प्लॉयर कहते हैं कि सर ये गाड़ी मुझे दे दें,
कतरी गाड़ी की मार्केट की कीमत 10 लाख रुपया है, तो गाड़ी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपया है। आप कहते हैं जी कितने की? आपने कहा जी मेरे पास 4 लाख रुपया है। आप उसने कहा पकड़ाओ। तो आपने 4 लाख रुपया अपने एम्प्लॉयर को दिया और 10 लाख वाली गाड़ी ले ली। कितना बेनिफिट हुआ आपको? 6 लाख का बेनिफिट हुआ ना। तो वो जो 6 लाख का बेनिफिट हुआ है वो आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी एसेट अगर दे दिए जाएं पक्के पक्के उसके नाम, समटाइम्स होता है कि आपको एसेट सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, यूज करने के लिए दिए हैं, मतलब आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं किए, आपको क्या किए हैं? आपको यूज करने के लिए दे दिए हैं। आप चंद अरसा इस्तेमाल करेंगे उन एसेट्स को, और आप क्या करेंगे? आप उन एसेट्स को बाद में वापस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल भी एक एसेट है, उसका हमने सेपरेट रूल पढ़ लिया है। अकोमोडेशन भी एक एसेट है, उसका भी हमने सेपरेट रूल पढ़ लिया है। तो ये मोटर व्हीकल के अलावा वाले एसेट्स की बात हो रही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हाँ, आपके ऑफिस में एक फ्रिज पड़ी हुई है। आपने कहा एम्प्लॉयर भाई ये मुझे फ्रिज दे दो। उसने कहा ठीक है, ये तुम ऐसा करो, तुम ये फ्रिज जो है वो इस्तेमाल कर लो, 3 साल बाद मुझे वापस कर देना। इसका मतलब उसने फ्रिज आपको ट्रांसफर नहीं की, उसने सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए दी है। आपने 1 रुपया भी पे नहीं किया। आपने वो ऑफिस से फ्रिज उठाई है, जाके अपने घर में रख ली है, और अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 साल के बाद आप फ्रिज को वापस कर देंगे। अब बताओ इस केस में, इस सिनेरियो में जब आप फ्रिज को इस्तेमाल करोगे 3 साल तक, क्या आपको बेनिफिट नहीं हुआ? द आंसर इज बेनिफिट तो हुआ है। अब वो बेनिफिट को हमने सैलरी में ऐड करना है। वो बेनिफिट को हम सैलरी में कैसे ऐड करेंगे कि वो जो फ्रिज थी उसकी जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा होगा एम्प्लॉयर। देखो ये फ्रिज किसका एसेट था? ये फ्रिज एम्प्लॉयर का एसेट था। उसने अपने अकाउंट में लिखा होगा, अपने अकाउंटिंग की बुक्स में, कि लाख रुपए की फ्रिज है, 10% मैं इसको डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, हर साल इसकी 10,000 डेप्रिसिएशन बनती है। जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो चार्ज कर रहा होगा, अगर उसने ये फ्रिज आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दी, तो जो इसकी डेप्रिसिएशन बनती है ना, ये डेप्रिसिएशन एज अ बेनिफिट 10,000 रुपया एम्प्लॉय की सैलरी में हम बीइंग अ बेनिफिट के तौर पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि ये एसेट, ये जो आपने इस्तेमाल करने के लिए लिया है, उसकी डेप्रिसिएशन जो है इतनी बन रही थी, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी। इज दैट क्लियर? और समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स होता है कि आप क्या करते हैं कि आपने एसेट्स जो हैं वो खरीदे नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने एम्प्लॉयर को कहते हैं कि यार मुझे जनरेटर चाहिए, मेरे घर में बड़ी लोड शेडिंग हो रही है। वो कहता है यार जनरेटर तो नहीं है, ऐसा कर, हम मार्केट से जनरेटर पकड़ते हैं रेंट पे, हम तुम्हें वो जनरेटर दे देते हैं, तुम जनरेटर को इस्तेमाल करो और उसका रेंट जो है हम पे करते जाएंगे। या वो कह देता है यार तुझे हमने जनरेटर दिया है, उस जनरेटर का हम हर महीने रेंट पे कर रहे हैं 5,000 रुपया, ऐसा कर तू हमें 2,000 रुपया रेंट दे दे, वो जनरेटर तू इस्तेमाल करता जा। तो कितना बेनिफिट हुआ आपको? 3,000 का बेनिफिट हुआ है। ये 3,000 रुपया क्या होगा? आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपको एसेट्स हैं, कोई भी एसेट्स होगी, जैसे घड़ियां हो जाती हैं, लैपटॉप हो जाते हैं, एसीज हो जाते हैं, फ्रिज हो जाती हैं, फर्नीचर हो जाता है, इस तरह की जो अप्लायंसेस वगैरह हो जाती हैं, अगर ये आपको ट्रांसफर कर दिए गए हैं, आपने कोई पैसे पे करके पक्के पक्के अपने पास एक्वायर कर लिए हैं, तो इनका ट्रीटमेंट ये होगा। अगर आपने इन एसेट्स को सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए दिया है, तो अगर वो आपके अपने एसेट्स हैं, आपकी ओनरशिप में थे, तो उनकी डेप्रिसिएशन जो है सिर्फ और सिर्फ वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगी।
और अगर वो रेंटल बेसिस पे थे, आपने किराए पे लिए थे, तो उसका जो रेंट है वो क्या हो जाएगा, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, जो वो रेंट पे कर रहा होगा। जी जनाब, जी क्लियर है। इसमें कोई सवाल है तो बताएं। यस सर। जी जनाब, आगे चले। कोई सवाल है किसी का तो बताएं। इससे आगे वाली मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं, अगर आप में से किसी को इशू नहीं है। और नहीं यार, आप लोगों पे मुझे यकीन नहीं है। नहीं, रहने दे भाई, मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे आप लोगों पे जीरो यकीन है। उसे फिर मैनेजमेंट में ईमेल कर देनी है। नहीं, रहने दे भाई, शुक्रिया। आपकी नवाजिश का शुक्रिया। आई एम लिटरली वेरी डाउन। चले, आपसे अब मैं आप बताना नहीं चाहता, बट इन दिस मंथ जो मुझे मेडिकल इशू हुए हैं वो बड़े सिवियर किस्म के हुए हैं। लाइक, मेरे लिवर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो शौकिया मैंने कभी भी क्लास ऑफ नहीं कराई। तो मैं अपनी चीज़ों का बड़ा पर्सनल रखता हूँ, लेकिन अगर एक वीक क्लास मैंने ऑफ कर भी दी थी, या लेट्स सपोज 15 डेज, 2 हफ्ते क्लास तो भी एग्जैक्टली नहीं हुई आपकी, ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों ने ये इसके ऊपर रिएक्ट किया है, एंड आई वो शॉक्ड कि यार ये नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट आप मुझे तो बता देते। मैं आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक कर दूं,
सेंड कर दूं? जो भी मेरे इस महीने के टेस्ट हुए हैं और जो मेरा आज फिर एक टेस्ट है, जो मेरे अगले वीक फिर टेस्ट होने हैं, अगर आप कहते हैं मैं आपको सबकी रिपोर्ट सेंड कर दूं? और वो रिपोर्ट भी चुगताई लैब की हैं, ऑथेंटिक 3 लैब की रिपोर्ट्स में सेंड करने के लिए तैयार हूँ। बट दैट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इतना वर्स्ट रिएक्ट करेंगे। बट एनीवेज, हम चलते हैं इसको आगे लेके। आ, मुझे ना आप लोगों से ज्यादा फिक्र होती है। मैं पिछले 2 ढाई साल से मैं टू बी एग्जैक्टली लाइव क्लासेस में हूँ। सिलेबस टाइमली कवर करना, हर चीज कवर करवाना, मेरे अपने कुछ क्वालिटी बेंचमार्क्स है जो मैंने हर हाल में फुलफिल करने हैं, उनको इम्प्रूव करने हैं। तो अगर मैं उसमें से कोई चीज भी नहीं कर पा रहा तो ये जरा मुझे परेशान करता है। माइट भी आपको इतना बोदर ना कर रहा हूँ, जैसे अभी तक मैं असाइनमेंट शेयर नहीं कर पा रहा, आपके लिए शायद ये मैटर ना करता बट मेरे लिए बड़ा मैटर कर रहा है। तो ज्यादा परेशानी मुझे होती है आप लोगों से, बट आप लोगों ने जो भी रिएक्ट किया है ना, ये सही नहीं किया। एनीवेज, आप लोगों का भी राइट है भाई, पैसे लेके आए हुए हो, आप लोगों ने पैसे लेके खरीद लिया हुआ है अगले बंदे को, तो राइट है आप लोगों का। बट एटलीस्ट उस बंदे से पूछ लेते हैं कि उसने क्लासेस जो हैं वो ऑफ की क्यों थी। और टू बी ऑनेस्ट, ये जिन्होंने भेजा मुझे उनका पता है। आपके ख्याल से कि आप ईमेल फॉरवर्ड करेंगे, मुझे नहीं बुलाया जाएगा कि यार ये ईमेल क्या है, ये बच्चे की बताएं ये क्यों किया? मैं किसी को पॉइंट आउट तो कर ही नहीं रहा। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैंने आपको अभी तक अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ लास्ट सेशन में ना, जब ये सेशन गुजरा है ऑटम 22 वाला, इस सेशन में मैंने 3500 प्लस टेक्स्ट का बच्चा पढ़ाया है। जो काउंटेड फिगर मेरे पास CRN नंबर वाइज स्टूडेंट्स की पढ़ी हुई है वो 3500 प्लस है, जिसमें से 2800 प्लस बच्चे ऐसे थे जो मैंने फ्री में पढ़ाए हैं, जो क्रैश कोर्स एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जो एक महीने में मैंने उनको कराया। डू यू रियली थिंक डैट कि जो एक बंदा 32 दिन में 0 से लेके 100 तक सिलेबस खत्म करवा सकता है? और मेरे उस बैच का रिजल्ट जो है वो सबसे अच्छा था। हर दूसरा बच्चा पास हुआ है। वो इतना इररिस्पॉन्सिबल है कि वो क्लासेस छोड़ के एंजॉय करने निकला होगा। दैट वाज समथिंग कि मुझे अफसोस हुआ कि आप लोगों के साथ ना स्टार्टिंग से इतना लीनियंट नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को ना एक स्पेसिफिक स्कोप तक रखना चाहिए था, उससे आगे किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए था। तो ये मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने आप लोगों को ना ज्यादा फ्री किया है, ज्यादा आप लोगों को मैंने सर पे चढ़ा दिया है और उसका लोगों ने गलत फायदा भी उठाया। अब मुझे उन्होंने बुलाया, मैंने कहा भाई ये मेरी रिपोर्ट है, बता दें मेरा इसमें क्या कसूर है। उन्होंने कहा ठीक है, आप राइट पे हैं, मेडिकल इशू तो हर एक को हो सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या होगा, सिलेबस तो मैं टाइम पे फिर भी खत्म करवा दूंगा। सैलरी हमारी खत्म होनी है उसके बाद, डे वाइज बता देता हूँ। 31 दिसंबर 2022 को आपके 5 चैप्टर मजीद खत्म हो गए होंगे, जिसमें से 4 हेड्स ऑफ इनकम, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट, चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद जो आपका एज पर ऑफिशियल कमिटमेंट कंटेंट रह जाएगा वो जस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस, 1 चैप्टर, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, सिर्फ ये रह जाएगा। और ये सारा कंटेंट जो है ये 12 दिन का है। तो अगर मैं इसको खींचना चाहूँ ना, मैं थोड़ा सा मजीद खींचूं अपने आप को, मैं 15 जनवरी को आपका 100% सिलेबस खत्म करवा दूंगा। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं लिटरली करवा दूंगा। बट मैं खुद इजी लेके चल रहा था। मुझे आप बता दें, अगर आप मुझे टेंटेटिव डेट बता दें, 15 को करना है 15 को करा देता हूँ, 20 तो करना है 20 को खत्म करा देता हूँ, भाई मुझे मसला नहीं है। लेकिन दैट वाज समथिंग जो मुझे लाइक बुरा लगा कि यार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एवरीथिंग वाज कम्युनिकेटेड फ्रॉम माय साइड कि यार ये मेरे इश्यूज हैं। आई वाज बिजी इन बुक, देन आई गॉट सम हेल्थ इश्यूज, देन इन वेरी नेक्स्ट वीक मेरे भाई की शादी थी और लिटरली मैंने अपनी भाई की शादी भी मिस की है। जस्ट मैंने उसके 2 फंक्शन अटेंड किए हैं, एक बारात का और एक वलीमे का। वलीमा जो को संडे को था, मैं उस रात को भी बैठ के अपनी बुक्स जो है थी लेने गया हुआ था पब्लिशर के पास।
सगा भाई है मेरा छोटा। जी। नेट चलो खैर है, जो होना था वो हो गया भाई, हम किसी को क्या थोड़ी करेंगे। बट एनीवेज, आगे चलते हैं हम, वरना फिर आप लोगों ने कह देना कि सर हमने पैसे लाइव के दिए थे, इन्होंने रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दी है। ठीक है भाईजान, आपने पैसे जो लाइव के दिए हैं, आपको हम लाइव ही कराते हैं। जो हम पढ़ रहे थे आगे, हमने जब सैलरी की डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट की थी, तो हमने देखा था ये, इसमें हमने देखा था कि बेसिक पे मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलते हैं, ओवर टाइम मिलता है, लीव पेमेंट मिलती है, ये सारे के सारे टैक्सेबल हैं। इतनी हमें अमाउंट मिलेगी, वो सारी की सारी हम उसके सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि अलाउंसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे हमने क्या किए हैं, उसकी इनकम में ऐड करना सीख ली है। परक्विजिट्स भी जो हैं वो हमारे क्या हो गए हैं, सारे के सारे डन हो गए हैं। ऐसे ही है। अब हम आगे चल रहे हैं, जो आगे हमारी चीज है दैट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इधर गया है, ये है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या है या इसका क्या मतलब है, इसको हमने क्या करना है, अब समझना है, अंडरस्टैंड करना है। देखिए, इन लिeu का मतलब है कि बजाय, तो प्रॉफिट इन लियो का मतलब होगा कि सैलरी की बजाय हम उसे कुछ अमाउंट, कुछ रकम, कुछ एडवांसेस वगैरह जो हैं वो पे कर रहे हैं। अब प्रॉफिट इन लियो सैलरी में ना तीन चीजें आ जाती हैं। नंबर वन है दैट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंसिडरेशन वगैरह पे कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें आता है गोल्डन हैंडशेक, और तीसरा जो इसमें आ रहा होता है वो है प्रोविडेंट फंड। क्या आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में सुना है कि जी वो फलानी कंपनी मुझे बुला रही है, वो मुझे ऑफर दे रहे हैं कि जी मैं तुम्हारी सैलरी इतनी कर दूंगी। मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा यार ठीक है, ये तुम्हें ना हम 10 लाख दे रहे हैं, ये 10 लाख भी तुम्हारा है, आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो और इस सैलरी के ऊपर काम कर लो आके। ये कभी आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सुना है इस तरह का सिनेरियो? चले मोस्टली इन फुटबॉल क्लब्स देखा होगा। आपके पीएसएल में होता है जी, बाबर आजम को लेना है तो उसको ऑफर दिया है कि यार तो मेरे हम पैसे इतने कर देंगे, हम तू हमारा क्लब ज्वाइन कर ले, हम तुझे इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, ऑफर्स आती हैं कि जी आप हमें ज्वाइन कर लें, मैं कहता हूँ वजह, आप हमें ज्वाइन कर लें, अच्छा पे करेंगे। मैं कहता हूँ अच्छा, मुझे तो मैं ऑलरेडी बड़ा अच्छा रन कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ज्वाइन करने की। मैं यहाँ पे अपने जो एम्स हैं उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ, जो मुझे अपनी बिनोवलेंट साइड शो करनी है मैं वही उसी के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो तो ठीक है, ऐसा करें आप हमसे इतने महीने का एडवांस चेक ले लें, ये आपके हैं, अब आप हमें ज्वाइन कर लें। तो ऐसी ऑफर आती रहती हैं। अगर कोई बंदा जिसको ऐसी ऑफर दी जाए, उसे कोई रकम ऐसी मिल जाए, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी, जो मेडिसिन पे लग जानी है। मेडिसिन में बाद में मंगवा लूंगा, थोड़ी देर बाद, वो थोड़ी देर बाद यार, थोड़ी देर बाद। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा ये होता है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को आपने अमाउंट पे की है एग्रीमेंट में लाने के लिए, आप देखिए ना, एक मिस्टर ए है, उसने मिस्टर बी को 3 लाख रुपया क्या किया है, पे किया है कि पैण साढ़े को लाइयो कम कर लो। आपने उसको ये क्यों अमाउंट दी है,
आपके पास काम करे। अब जिस बंदे को ये रकम मिलेगी वो क्या होगी, टोटली टैक्सेबल होगी, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगी। इज दैट क्लियर? या आपके पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि यार इसने मुझे छोड़ देना है, या ये उड़ता पंछी है, इससे निकल जाना है। आप उसे कहते हैं भाईजान इधर आओ जी, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? कहेगा नहीं। आप कहेंगे यार मेरा तो भरम है, मेरे पास तुम हो, क्या तुम वाकई वो मुझे दानिश तो नहीं समझ के मार जाओगे? आपने कहा नहीं। आपने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप तो मुझे छोड़ दोगे। चलो एक काम करते हैं, ये पकड़ो 10 लाख रुपया, तुमने अगले 5 साल तक ना मुझे छोड़ना नहीं है, तुमने यहाँ पे काम करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि तुमने मेरे अलावा अगले 5 साल तक किसी के पास कोई काम नहीं करना। तो बताओ, ये चीज, ये रकम जो मिली है उसको बेनिफिट है कि नहीं है? अब ये सैलरी का पार्ट नहीं है, ये उसको पर मंथ नहीं मिल रही, ये आपने उसको लमसम अमाउंट दे के अपने पास रोक लिया है। तो ये जो अमाउंट मिलेगी ये भी क्या होगी, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रही होगी। ये क्लियर है? या आपके ऊपर कोई कंडीशन वगैरह इम्पोज कर दी जाए, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ गुड कंसल्टेंट ऑफ ईआरपी। ईआरपी कंसल्टेंसी जो है ना, वो अगला नेक्स्ट बिग ऑयल है। मैं तो आपको जिंदगी में हमेशा गाइड करूंगा कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है ना, कुछ करना है, वो डायलॉग याद आता, शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया। अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आंखें बंद करके माँ बाप का नाम लेके अपना हाथ दिल पे रखो। नहीं, वो नहीं हमने करना। अगर जिंदगी में थोड़ा सा अर्ली कामयाबी होना लेना चाहते हैं, कामयाबी इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल कामयाबी के तौर के ऊपर, तो ईआरपी के एक्सपर्ट लाजमी बनिएगा, लाजमी। जिसमें से सैप, एस4 है ना, टैबलो, माइक्रोसॉफ्ट टीम मैनेजमेंट है, उसके अलावा स्लैक आ जाता है। ये बहुत बड़ी फील्ड है, लिटरली बहुत बड़ी फील्ड है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ईआरपी है ना, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है, इसकी डिमांड ज्यादा है और इसके सर्विस प्रोवाइडर कम है। अब आप खुद बताओ, एक चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो वहां पे आप रेट के ऊपर बार्गेन कर सकते हो, पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो कि नहीं? तो ये चीज है। और जो है ना ऑडिटिंग की फील्ड, उसमें उल्टा होता है। ऑडिटिंग की फील्ड में सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वहां पे लो बॉलिंग होती है, कम रेवेन्यू है। मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, माय फ्रेंड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम केपीएमजी कराची। केपीएमजी कराची से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लाहौर में जॉब कर रहा है, एक मैनेजर लेवल की जॉब कर रहा है, एंड ही इज अर्निंग अराउंड 1,10,000 पर मंथ। 1,10,000 पर मंथ उसको लाहौर में मिली है, मैनेजर की जॉब, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई 28 साल की उम्र है, ये वो कमा रहे हैं। और मेरा एक और दोस्त है, उसके आर्टिकल्स कंप्लीट आर्टिकल्स हैं, और उसका सी फैप की कोई पेपर पास नहीं है, बट ही वॉज ईआरपी एक्सपर्ट, सैप एक्सपर्ट था। वो लाहौर में हफीज सेंटर के पीछे एक इदारा है, वहां पे काम कर रहा है। उसका सैलरी पैकेज जो है वो 2.25 लाख का, 2,75,000 रुपये उसको पर मंथ सैलरी आती है। तो ये देख ले, इतनी बड़ी डिमांड है ईआरपी की। वैसे बता रहा था कि ये जो वर्दीनेस होती है ना चीज़ों की, उसके बारे में मैं गाइड तो करता रहूंगा। अब आप मैनेजमेंट को ये ना कंप्लेन कर देना कि सर 1 घंटे 15 मिनट के लेक्चर में 10-15 मिनट फजूल की बातें कर देते हैं। अगर नहीं पसंद तो मुझे बता दें, मैं वो भी नहीं किया करूंगा। ठीक है, मुझे बता देना, मैं नहीं किया करूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंसल्टेंट हैं, आप किसी फर्म वगैरह में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और आप साथ पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, आप वो सर्विसेज कहीं और भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके एम्प्लॉयर को लग गया पता, आप कहते हैं यार ये काम नहीं करना। आप कहते हैं सर ये तो मुझे आप मना नहीं कर सकते, मैं अपने जॉब और में मैं सुबह 10 बजे ऑफिस आता हूँ, 5 बजे तक मैं सारा काम करता हूँ जॉब का, जिसके लिए मुझे आपने हायर किया हुआ है।
मैं 6 बजे घर चला जाता हूँ, मैं जाकर कहीं पे और काम कर रहा हूँ, वो तो मेरे स्कोप पे नहीं आता। वो कहता नहीं 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 नहीं, तुमने नहीं करना। कहते भाई मेरा घर नहीं चलता, खर्चे हैं, बिजली महंगी हो गई है, बीवी को दुबई लेके जाना है, उसको पाँच मेरा दिखाना है, कहाँ से पूरे पैसे पूरे करूंगा। उसने कहा ठीक है यार, मैं तुम्हें ना पर मंथ ना 20,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तुमने चुप करके यहाँ बैठ के तुमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। या तो ये पकड़ो 10 लाख रुपया, ये पकड़ो 20 लाख रुपया, तुमने अगले 3 साल तक कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना मेरी जॉब के अलावा। अब आप उस पर कंडीशन लगा रहे हैं तो तुमने एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना, यहाँ पे काम करना है, इसकी जो पेमेंट मिल रही है, ये भी क्या होगी, आपकी सैलरी का पार्ट बन रही होगी। इज दैट क्लियर? जितनी अमाउंट मिलेगी लमसम मिल रही है, और ये तीनों सिनेरियोज में ना अमाउंट लमसम मिलती है, इकट्ठी अमाउंट मिलती है। समटाइम्स पता है क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में ना, आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपके उनसे ना कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होती है, आप वो कंपनी नहीं छोड़ सकते। अगर आप कंपनी छोड़ेंगे तो आपको फाइन वगैरह पे करना पड़ेगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आप 2 साल बाद कंपनी छोड़ने लगे हैं, तो आपको उनको फाइन वगैरह पे करना पड़ता है। तो समटाइम्स आपको कोई दूसरा एम्प्लॉयर अप्रोच कर लेता है, वो कहता है यार मुझे ज्वाइन कर लो, आप कहते हैं भाई ज्वाइन किया, उन्हें मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, वो कहते हैं मैं कर दूंगा। वो आपके बिहाफ पे आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर को पैसे पे करके आपको छुड़वा के अपने पास ले आते हैं। मतलब आप जिसके पास काम कर रहे थे उसको पेमेंट की, जो भी जुर्माना वगैरह आपको पड़ना था, और आपको उससे निकाल के अपने पास ले आए। तो ये भी अमाउंट क्या कंसिडर होगी, एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कंसिडर होगी। और जो ये एंटर इनटू एग्रीमेंट कंसिडर होगी, ये हमारी क्या होगी, सैलरी का पार्ट बनेगी। ये पास पेपर का सवाल है मतीन वाला, उसमें ये पॉइंट आ चुका हुआ है। आपके पास पास पेपर की बुक्स होगी, जब न्यूमेरिकल्स की बारी आएगी हम उसमें डिस्कस आउट कर लेंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। गॉट इट? इसमें कोई सवाल है किसी का, बताएं। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास गोल्डन हैंडशेक। एनीवन, किसी को है आइडिया गोल्डन हैंडशेक किसे कहते हैं? रिटायरमेंट बिफोर टाइम एक्सपायर, यहाँ आप इसे कह सकते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो कहला रही होती है कि आपका भी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया, लेकिन आपको आपके एम्प्लॉयर ने ऑफर दिया है कि यार रिटायर हो जाओ, हमसे पैसे ले लो। अक्सर ये जो होते हैं ना, ये गवर्नमेंट इदारे या बड़ी कंपनीज या सेमी गवर्नमेंट इदारे जो पॉलिटिकल बेस पे चल रहे होते हैं, उन्होंने भर्तियां की होती हैं अपने वोट बैंक वगैरह बढ़ाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। जब नई गवर्नमेंट आती है वो कहती है तो अजाब है, इन्होंने इतना कुछ कुछ इकट्ठा किया हुआ है, हम सैलरीज कैसे पे करेंगे, इतना ये नहीं चलाएंगे। जैसे पीआईए में होता है, पीआईए में हर 5 साल बाद जो गवर्नमेंट नहीं आती है वो कहते हैं जी हम चलाएंगे पीआईए, पिछली गवर्नमेंट ने इतनी सियासी भर्तियां की है, हमें लोग निकालने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम लोग निकालेंगे तो मसला हो जाएगा, तो जाके हम पे केस कर देंगे, तो एम्प्लॉयज कोर्ट में हम कसूरवार ठहराए जाएंगे, हमें पैसा, हमें नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपने ना एम्प्लॉयज के लिए अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यार एक काम करो, हम अनाउंसमेंट दे रहे हैं, जो जो बंदा हमें छोड़ के जाना चाहता है वो रिटायरमेंट ऑप्ट कर ले,
ये 20 लाख पकड़े और घर को जाए। तो ये जो पैसे मिल रहे हैं आपको, ये क्या कहलाते हैं? आपके गोल्डन हैंडशेक कहला रहा होता है। इन शॉर्ट इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप, रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ठीक है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको हाथ जोड़ के पैसे दे रहा है कि भाई ये पैसे पकड़, मुझे छोड़ जा, तेरी मेहरबानी है, तू मेरे पास ना रहा, तू मुझे छोड़ के चला जा, पैसे ले जा मेरे से। ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपका गोल्डन हैंडशेक या वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन प्लान कहला रहा होता है। अब ये जो पैसे मिलते हैं ये भी आपके सैलरी का पार्ट बनते हैं, लेकिन इसके दो ट्रीटमेंट हैं, दो तरह से सैलरी का पार्ट बनते हैं। या तो आप इसे क्या करेंगे, जितनी अमाउंट मिली है आप इसको सैलरी में ऐड करेंगे, और सैलरी में ऐड करने का मतलब है आप इसको नॉर्मल टैक्स रजीम का पार्ट बनाएंगे, नॉर्मल इनकम का पार्ट बनाएंगे। जो उसके ऊपर रेट्स हैं, नॉर्मल रेट्स, वो क्या करेंगे, वो रेट्स आप अप्लाई करेंगे और आप अपना टैक्स निकाल लेंगे। जो हमने एनटीआर की बात की थी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एनटीआर क्या होता है। अच्छा नहीं किया था? ओ है, अच्छा कि मैंने एनटीआर की रिकॉर्डिंग अपलोड की थी। रिकॉर्डिंग पे है ना, एनटीआर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रिजीम्स हैं, एनटीआर होती है, एफटीआर होती है। तो सिंपली है कि आप इसको टोटल इनकम का पार्ट बनाएंगे और जो उसके ऊपर अवेलेबल रेट्स होंगे वो लगा देंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इसको सैलरी में ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन आप एनटीआर का पार्ट नहीं बना रहे, बल्कि आप उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीट कर रहे हैं। आप उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बना रहे हैं। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब क्या है इसका पार्ट बनाने का? इसका मतलब है कि आप उसको इनकम में तो ऐड करेंगे, लेकिन जो उसके ऊपर टैक्स है वो आप एनटीआर का नहीं लगाएंगे, बल्कि वो आप सेपरेट रेट निकालेंगे, एक अलग रेट के मुताबिक सिर्फ इस गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट को क्या करेंगे, अमाउंट को टैक्स कर रहे होंगे। अब वो सेपरेट रेट हम कैसे निकालेंगे? हमें पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी गिवन होगी कि जी इसके पिछले 3 साल, फॉर एग्जाम्पल एक बता 2023 में उसको गोल्डन हैंडशेक मिला है, तो पता होगा 22 में टैक्स लायबिलिटी ये थी, 21 में ये थी, 20 में ये थी। उसको पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी गिवन की जाएगी, उसके पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम भी गिवन की जाएगी। तो हम इन 3 साल की टैक्स लायबिलिटी को जमा करेंगे, इन 3 साल की टैक्स लायबिलिटी के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परसेंटेज रेट आ जाएगा। जो वो रेट आएगा फिर उस रेट को पकड़ेंगे और जो हमें गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट मिली है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टैक्स आ जाएगा कि इस गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट के ऊपर अलग से हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं। तो अब ये एम्प्लॉय के ऊपर है, वो जिसको गोल्डन हैंडशेक मिला है, कि वो कि वो उसको एनटीआर में बना ले, मतलब उसको सैलरी में ऐड करे और टोटल सैलरी के ऊपर स्लैब रेट लगा ले, या उसके ऊपर है कि वो उसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना ले और उसके ऊपर सेपरेट रेट लगा ले। आप सबके पास पास पेपर की बुक है, इनकम फ्रॉम सैलरी का पहला सवाल जो पास पेपर का है वो इससे रिलेटेड है। तो जब हम इसके पास पेपर्स करेंगे तो आपको इसके ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि हम इसके ऊपर सेपरेट रेट किस तरह लगा रहे होते हैं और एनटीआर किस तरह लगा रहे होते हैं, बोथ सिस्टम क्या होते हैं। हम इसको वहां पे जाके डिटेल में इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह देख। बट एज ऑफ नाउ आप इसको इतना याद रखें, जो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट मिलेगी या तो वो एनटीआर में जाएगी या वो कहाँ जाएगी, या वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रही होगी। फॉर योर रेफरेंस पास्ट पेपर की बुक का चैप्टर नंबर 5 सैलरी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5 नंबर का सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट में से आया हुआ है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ।
हम टेस्ट में थोड़े चल रहे हैं पीछे, अभी ज़रा आप वेट करें, हम इसको कंप्लीट कर लें फिर आप टेस्ट दे दीजिएगा। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का टेस्ट नंबर 3 बनता है, जो मैंने कहा था आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड तो सबने किया होगा। जो अगले वीक का थर्सडे है ना, जुमेरात, अगले वीक पे थर्सडे वाले दिन आपने क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी का टेस्ट देना है। ठीक है, दे दोगे? नेक्स्ट वीक में जो थर्सडे आएगा उस दिन आपने क्या करना है, अपना इनकम फ्रॉम सैलरी का टेस्ट देना है। प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगला वीक आपकी क्लासेस नहीं है। अगला वीक जो है वो आपकी क्लासेस नहीं है ड्यू टू मिड टर्म, और हम मिड टर्म से पीछे चले रहे हैं। और मुझे उसकी रीजन बताने की पता नहीं है, आपने मैनेजमेंट को बताना है, बता दे, मेरा मसला नहीं है, मैनेजमेंट को ही पता है हम पीछे हैं। तो क्लासेस तो अगले वीक नहीं होंगी, और मैं शायद रिकॉर्डिंग भी नहीं दे पाऊंगा एज इट इज़। मेरी कोशिश है कि मैं लाइव ही कराऊं, वरना फिर आपसे कोई बच्चा कह देगा कि हमने फी लाइव की पे की है, मिलती है हमें रिकॉर्डिंग है। तो अगले वीक में आप फिर देख लीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कर लीजिएगा। जो अगले वीक में मतलब जो, एक तो आज टेस्ट अपलोड होगा ना, टेस्ट नंबर 4, एक तो ये है। एक टेस्ट नंबर 4 होगा जो अगले, एक टेस्ट नंबर 5 होगा जो अगले फ्राइडे अपलोड होगा। जो अगले फ्राइडे टेस्ट अपलोड होगा ना, वो मिड टर्म का होगा, आपने वो भी लेके अपने पास रख लेना है, उसका भी सॉल्व नहीं करना। बिकॉज उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो 6 जनवरी को है। तो उस दौरान हमारे पास एक हेड ऑफ इनकम शॉर्ट चल रहा है, वो हम कर लेंगे। तो मैं जब आपको कहूँगा आप उसका मिड टर्म दे दीजिएगा, एग्जामिनर से मार्क करवा कर देना, मेरा हेडेक है। ठीक है, एग्जामिनर से मार्क करवा कर देना, मेरा हेडेक है। तो अगला वीक चूंकि हमारा ऑफ है, तो उसमें आप फिर बाकी सब्जेक्ट्स जिसके जो पीछे हैं वो देख ले। टेक्स्ट में मैं सच कोई रिकॉर्डिंग वगैरह पोर्टल पे अपलोड नहीं करूँगा, ऑल्दो मैं कर सकता हूँ बट मैं नहीं करूँगा। जैसे ही अगला वीक ख़त्म होगा तो उससे वेरी नेक्स्ट वीक में जो शुरू हो रहा है, प्रोबेबली कब से कब तक है, जो शुरू हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19 को शुरू हो रहा है और 31 तक, 19 तारीख से लेके 31 तक जो है, ये बनते हैं हमारे अराउंड 12 दिन। इन 12 दिन में आपकी प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रिबेट्स और जो मिसलेनियस एरिया था, ये सारा हो जाएगा। क्योंकि वो छोटे चैप्टर है, बड़ा चैप्टर आपका निकल गया। एज ऑफ 31 दिसंबर में बात करूं तो आपका 80% सिलेबस डन हो गया होगा। एंड इंशाल्लाह 2 या 3 तारीख से मैं आप लोगों को लिंक भेज दिया करूंगा शाम का, सेल्स टैक्स का। जिसने सेल्स टैक्स करना हो दोबारा वो मेरे साथ आके कर सकते हैं, बट उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। इट्स नॉट कंपल्शन, जो नहीं करना चाहता वो ना करे, उसके एलएमएस के ऊपर सेल्स टैक्स मौजूद है। जो सिर्फ एक छोटा सा एरिया असेसमेंट का रह गया था वो मैं अपलोड कर दूंगा, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। जो सेल्स टैक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहता है वो आ सकता है, मैं लिंक भेज दूंगा, बट उसकी रिकॉर्डिंग आपके एलएमएस के ऊपर कभी भी नहीं अपलोड होगी, चाहे आप जो मर्जी कर लें। वो जस्ट लाइव ही होगा, मैं उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह 31 दिसंबर को जब आपका 75 से 80% सिलेबस हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई, और जो इतने लंबे लंबे आपने माय बेस्ट फ्रेंड लिख के भेजे हैं कि ये फजूल से लोग हैं, ये तो हम नाम सुन के आए थे, उनकी दुकान फीके पकवान है, इनको तो आता ही नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी ये ऑफ कर दिया कभी वो ऑफ कर दिया। मैं तब बताऊंगा कि 31 दिसंबर को बताइए कितना सिलेबस आपका हो गया, एंड विद पास्ट पेपर्स। और आपका अगर ऑफिशियली मैं सिलेबस डन करने की डेट बताऊं, 17 से 20 जनवरी, 17 से 20 जनवरी के दरमियान मेरे एंड से आपका सिलेबस 100% डन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके अगले 10 दिन जो हैं वो जस्ट पास्ट पेपर्स की सॉर्ट ऑफ रिवीजन करवा दूंगा, और फेब में भी मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो ये मिड टर्म तक का टेस्ट जो है, ये ज़रा आप मेरे साथ निकलवा लें। जो मिड टर्म से ऑनवर्ड टेस्ट हैं वो आपके टाइम पे हो जाएंगे। जैसे अभी हम टेस्ट नंबर 3 जो है, आप अगले जो है थर्सडे दे रहे होंगे ना, तो टेस्ट नंबर 4 की जब हम वो कंटेंट कर लेंगे, उसका मिड टर्म तक का टेस्ट हम निकाल लेते हैं।
मिड टर्म के बाद जो वेरी नेक्स्ट टेस्ट आई थिंक वो 6 जनवरी को है, वो आप अपने टाइम पे ही देंगे। उस वक्त तक जो सिलेबस है सारे का सारा हमारा सॉर्ट आउट हो गया होगा। जो मिड टर्म का सिलेबस है, मिड टर्म के बाद जो टेस्ट का सिलेबस है, उसमें आपको डिले फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इतना कोऑपरेट कर दें तो मैं आपके लिए बड़ा थैंकफुल होऊंगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भाई पे मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं तो रिजेक्ट तो नहीं कर रहा। तो टेस्ट के बारे में मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया है। अब खुदा के लिए किसी दूसरे ग्रुप में जाकर टेस्ट की जान छोड़ देना कि मिड टर्म है क्या करें, हमें तो पता नहीं है, ना ये रिकॉर्डिंग देखते हो ना कुछ करते हो, बिला वजह की ही लगाई होती है हर ग्रुप में जाके कि टेस्ट है क्या करना है, टेस्ट है क्या करना है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसी तमाम अनाउंसमेंट मैं अराउंड हर क्लास के एंड पे कर रहा होता हूँ, और इस कॉम ने आज तक क्लास के आखिर 10 मिनट देखे ही नहीं, जो रिकॉर्डिंग वाली कॉम है। मैं हल्फन दावे से कह सकता हूँ कि ये इन्होंने कभी क्लास रिकॉर्डिंग आपके 10-5 मिनट नहीं सुने, और ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के ऊपर हर जगह पे जाके ना इन्होंने हवेला मचाया होता है। तो टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। टेस्ट नंबर 3 जो है वो आपने कमिंग थर्सडे पे सबमिट करवा देना है। 4 का ही बता दूंगा, और मिड टर्म जो होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगला वीक जो चूंकि मिड टर्म की वजह से ऑफ है, उस वीक में कोई क्लास नहीं है, और ना ही मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह किसी एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग की तरफ जाऊंगा। उसके बाद हम आएंगे और 31 दिसंबर तक जितना हम पीछे हैं वो हम इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो बताएं, वरना मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, कल मुलाकात करते हैं। नोट्स में शेयर कर दूंगा, आपके टेस्ट से पहले ही नोट शेयर होते हैं। और कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह प्रोविडेंट फंड के साथ। और हाँ, कल पी फंड के साथ मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।